हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आई हूँ आप सभी का स्वागत करता हूँ। एएलपी और टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का रहता है और सबसे जो मुश्किल चैप्टर रहता है वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का रहता है। तो आज हम फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, मगर नॉर्मली फिजिक्स में सभी लोग जो होते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक जो होते हैं वो या गति के नियम से स्टार्ट करते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको सबसे हार्ड चैप्टर जो है वो आज करवा रहा हूँ। मगर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहले आसान करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप सबसे पहले सबसे मुश्किल चीज कर लेते हैं तो बाद में जो आपकी क्लासेस है वो बहुत आसान रहेंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि टेक्नीशियन में अगर 40 नंबर की साइंस आ रही है तो 40 में से 4-5 क्वेश्चंस का जो चैप्टर था एक ही चैप्टर वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल आएंगे पेपर में वो मैं सारे कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई सा भी ऐसा डाउट नहीं होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा पेपर का जो आप ना कर पाए। आप एग्जाम का, रेलवे का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में, टेक्नीशियन में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैंने खुद कई बार जो है एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, आप मेरे रिजल्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने जीएस में कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी हुए हैं। टेक्स्ट बुक पे मैंने कई सारे कोर्स में यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और कई सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, सीजीएल वगैरह को भी, ठीक है। तो उस चीज की टेंशन मत लो, कंटेंट आपको बिल्कुल बेस्ट और सॉलिड मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आज हम विद्युत के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे विद्युत की, कि विद्युत क्या होती है, ये चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके साथ साथ विद्युत बल क्या होता है, विद्युत तीव्रता क्या होती है, ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, समानांतर श्रेणी क्या होती है, समानांतर और श्रेणियां क्या होती हैं, शक्ति का कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, तारों के कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, ठीक है, जो बिजली कड़कती है उसका क्या रिलेशन रहता है। हम हर एक चीज का जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, हमारे घरों की बिजली किस लेवल पे होती है, जो एसी और डीसी होता है इसमें क्या फर्क होता है, A to Z जितने भी सवाल आपके बनते हैं पेपर से रिलेटेड मैं आपको हर एक टॉपिक कराऊंगा। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक चीज आप याद रखना, हो सकता है कि आपको इस वीडियो में 1-2 चीजें थोड़ी मुश्किल लगे या फिर एक बार में समझ ना आए, मगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैंने हर चीज को आपको 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रखा है। आपको एक बार समझ नहीं आएगा तो वीडियो को एंड तक आपको पूरी गारंटी है समझ में आ जाएगा। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। 4 से 5 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी से अगर आएंगे तो वो इसी वीडियो में से आएंगे और आपके हर एक सवाल का जवाब क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। बात करेंगे विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी की। सबसे पहले आपको याद रखना है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कहां से होती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति जो होती है वो चार्ज से होती है, यानी आवेश से इसकी उत्पत्ति होती है। और विद्युत जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर, इसको स्थिर विद्युत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है, जो हमारा आवेश होता है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। और दूसरी हमारी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज होता है वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके बारे में हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। मगर इसको डिस्कस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज होता है, आवेश होता है, आखिर ये आवेश होता क्या है। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चार्ज की, यानी हमारा जो आवेश होता है, ठीक है। आवेश होता क्या है, आप लोग सभी लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। आवेश क्या होता है, ये किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे आकर्षण या विकर्षण, ठीक है, विकर्षण का अनुभव होता है, ठीक है, का अनुभव होता है। नोट करते हुए चलेंगे। देखो, किसी भी वस्तु में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, आकर्षण हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, जो चीज ये अनुभव कराती है वही हमारा चार्ज यानी आवेश कहलाती है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चार्ज की यानी आवेश की, तो इसको हम Q से शो करते हैं।
मुझे लगता है डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे। चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जो यह अनुभव कराता है कि किसी वस्तु के अंदर आकर्षण है या फिर उसके अंदर विकर्षण है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको हम अदिश राशि कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा कि भाई अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। एक होती है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अदिश राशि और सदिश राशि जो होती है इसमें बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस होता है कि अदिश राशि जो होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, ठीक है, परिणाम, और सदिश राशि जो होती है इसमें परिणाम के साथ साथ जो होती है वो आपकी दिशा भी होती है, ठीक है, डायरेक्शन भी होती है। आप बोलोगे भाई ये समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं तभी तो समझ में आएगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या होता है। एक होता है हमारा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जिसको हम मास कहते हैं, मास, ठीक है, और एक होता है हमारा वेट जिसको हम वजन कहते हैं, वजन, ठीक है, जिसको हम वेट कहते हैं। तो वेट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है द्रव्यमान। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। जो द्रव्यमान हमारा यहाँ पर है, जितनी हमारी हाइट है, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर हम चांद पर चले जाएं तो भी इतना ही रहेगा, पानी में चले जाएं तो भी इतना ही रहेगा, साउथ पोल पर चले जाएं तो भी इतना ही रहेगा। यानी द्रव्यमान अल्टीमेटली हमारा जो उसका परिणाम है वो सेम आएगा, ठीक है। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कहां पर है, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। मगर अगर मैं पूछता हूं कि आपका वेट कितना है, तो फिजिक्स में आप पहले ये पूछोगे भाई वेट तो बता देंगे, मगर पहले आप ये बताओ कि वेट बताना कहां पर है। चांद पर वेट अलग होता है, ठीक है, साउथ पोल पर अलग होता है, पानी पर अलग होता है। तो उसमें क्या याद रखना है आपको, जब वेट की बात चल रही है तो वेट में परिणाम तो आ रहा है, वेट बता तो देंगे, मगर उससे पहले हमें दिशा भी चाहिए कि वेट कहां पर बताना है। चांद पर वेट अलग हो जाता है, पृथ्वी पर अलग हो जाता है, ठीक है, मगर मास जो होता है वो सब जगह सेम रहता है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। भाई द्रव्यमान कितना है, इतना द्रव्यमान है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम कितना है, इतना टाइम हो रहा है, कोई डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है वो बदलता रहता है दिशा के अनुसार कि वेट कहां पर, पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेट बताना है तो कहां बताना है। तो इसको बोलते हैं हम सदिश राशि, इसको बोलते हैं अदिश राशि। इसी तरीके से हमारा इसमें जो है चार्ज में स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ डायरेक्ट बताया जाता है कि चार्ज कितना है, ठीक है। और चार्ज जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है कूलाम, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ये चीज याद रखोगे, पेपर में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है। ये सीजीएस सिस्टम क्या होता है भाई, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जैसे स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्ट परिणाम आता है, मगर वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें परिणाम तो आएगा मगर उससे पहले हमें दिशा भी चाहिए, एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से लोग डायरेक्ट याद करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, देखो जो हमारे यूनिट्स ऑन मेजरमेंट होते हैं उसमें जिन कंट्री में सीजीएस यानी सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, इस तरीके से मापा जाता है चीजों को, उसको बोलते हैं हम सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, जो यूनिट होता है वो आपका स्टेट कूलाम होता है, ये याद रखना है। चार्ज जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं उसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन बोल सकते हैं। जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज हम किसको बोल सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1 इसकी +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो होती है वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ दुनिया में सबसे कम चार्ज किस पे होता है, तो सबसे कम जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही रहता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप लोग ये भी जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये सभी को पता है। अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है कि ये जो पेन है, पेन, ठीक है, ये कौन सी कंपनी का है, पेन, PEN। ये पेन जो है आपका, ये कौन सी कंपनी का है, ये है आपका G, T और C का, ठीक है। यानी P से प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने,
और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो आप याद रखोगे पेन खरीदना है आपको जीटीसी का, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया अभी तक चार्ज के बारे में। चार्ज एक ऐसा गुण होता है जो आकर्षण और विकर्षण का अनुभव कराता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्ट परिणाम आता है। इसके साथ साथ इसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है। ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन और नेगेटिव हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे, इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो चीजें हैं ये किसने बताया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे साइंटिस्ट, जिन्होंने 1750 में ये पॉजिटिव और नेगेटिव का टर्म दिया था कि दो तरीके के चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अच्छा, अब इसके बाद जो हमें पता चलता है कि चार्ज जो होता है वो चार्ज किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। कब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और कब जो है प्रोटॉन गेन होते हैं, इन सब चीजों का हमें पता कैसे चलता है। और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स, ठीक है। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई चीज यहां पर एक पदार्थ है और यहां पर दूसरा पदार्थ है, जब इन दोनों का आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है, जब इनको आपस में रगड़ा जाता है तब क्या होता है, अगर किसी ए पदार्थ से, ये ए पदार्थ है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, मान लो इसको रगड़ते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चले जाते हैं, तब क्या होता है, तब ये वाला जो पदार्थ होगा इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, यानी इसमें चले गए। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो हम 4 दोस्त हैं और 4 दोस्तों में से हमारा नेगेटिव बंदा जो है वो चला जाता है, तो हमारा जो ग्रुप होगा कैसा फील करेगा? पॉजिटिव फील करेगा। इसी तरीके से इस पदार्थ में से जब ये नेगेटिव पदार्थ थोड़े बहुत इधर चले गए तो ये कैसा फील करेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज फील करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जब इधर का नेगेटिव पदार्थ इसमें चला गया, यानी इसमें थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ गई, जो हमारे ग्रुप का नेगेटिव बंदा था वो किसी और ग्रुप में चला गया, तो उसमें क्या होगा? उसमें नेगेटिव चीजें बढ़ जाएंगी, यानी हम कह सकते हैं कि इस वाले पदार्थ में नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हम ये चीजें कह सकते हैं। तो हमें ये चीज समझ में आने लगी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी से कम होते हैं तो जिस पदार्थ से वो कम होते हैं वहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिस पदार्थ में जाते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसी का हम उल्टा भी कर सकते हैं प्रोटॉन के लिए। अगर प्रोटॉन यहां से चले जाते हैं इस वाले पदार्थ में, ठीक है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है, तब ये कैसा फील करेगा? ये ऋणात्मक यानी नेगेटिव फील करेगा। बिल्कुल इसका उल्टा आप कर देंगे प्रोटॉन में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को यहां तक समझ में आ रही होगी। इसके आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। कूलाम्ब ने चार्ज यानी आवेश के बारे में कुछ चीजें बताई थी। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है मगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज को हिंदी में समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट यहाँ पे लिखी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो होता है ये हमारे बिल्कुल एनर्जी की तरह यानी ऊर्जा की तरह बिहेव करता है। इसको ना तो हम बना सकते हैं ना कभी खत्म कर सकते, इसको सिर्फ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, इसको रगड़कर हम क्या कर सकते हैं? इसका चार्ज इसमें ले सकते हैं, इसका चार्ज इसमें ले सकते हैं, मगर हम जो है चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ना खत्म कर सकते। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ आपका चार्ज में कौन सा नियम काम करता है, तो आपको याद रखना है चार्ज को बना नहीं सकते ना खत्म कर सकते, बस इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये चीज, इसको पहली चीज आपको याद रखनी है। एएलपी के एग्जाम में और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है इसका कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी से छोड़कर चले जाते हैं तो जिस पदार्थ से वो छोड़कर जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है और जिसमें जाते हैं वो नेगेटिव बन जाता है। तीसरा होता है चार्ज हमेशा क्वांटिसाइज्ड होता है, मतलब चार्ज कभी ऐसा नहीं होता कि 0.5 कूलाम्ब, ठीक है, 0.6, वो हमेशा ऐसा होगा 1, 2, 3 इस तरीके से होगा जब भी होगा, ठीक है, वो क्वांटिसाइज्ड होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? वो कूलाम्ब होता है, मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। मगर इसमें आपको याद रखना है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ठीक है। मगर कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताओ एक कूलाम्ब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
और ये क्वेश्चन आपका ALP में पहले भी आ चुका है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, पेपर में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पहली चीज हमें समझ में आ चुकी है कि हमारा विद्युत के अंदर हमारा चार्ज क्या होता है, इसको हम Q से शो करते हैं, इसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन होता है, नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये सब चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसके हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल जो होता है, जो अभी हमने आगे डिस्कस किया। अगर आपको वो समझ में नहीं भी आया तो परेशान मत हो, मैं आपको पूरा बार बार रिवाइज करूंगा। इस वीडियो को आप अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो बिजली से यानी विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको हर एक चीज करवाऊंगा इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो विद्युत बल के बारे में बात करते हैं। विद्युत जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती है, ये क्या होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है एक चार्ज है, यहाँ पर आपका एक चार्ज है जिसको हम Q1 कहते हैं, और यहाँ पर आपका दूसरा चार्ज है जिसको हम Q2 कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम यहाँ पे R कहते हैं, ठीक है। तो हमारा विद्युत बल जो होता है वो क्या कहता है, विद्युत बल हमारा ये कहता है कि जब दो चार्ज बढ़ेंगे, ठीक है, जब दो चार्ज ज्यादा होंगे तो विद्युत बल भी ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है Q1 और Q2 के। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जितना चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, विद्युत बल बढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। मगर अगर हम इसकी दूरी को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे हम दो चीजों के बीच में दूरी को बढ़ा देंगे तो उसका जो फोर्स होगा, बल जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आइटम यहाँ पे रखा है दिल्ली में और दूसरा आइटम रखा है पटना में, तो दूरी कितनी ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो काफी कम होगा, ठीक है। मगर अगर एक चीज यहाँ पर इस कमरे में रखी है दिल्ली में और दूसरा आइटम भी इसी कमरे में रखा है, उनके बीच की दूरी बहुत कम है। इसका मतलब क्या होगा, अगर दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, जो विद्युत बल होगा वो बढ़ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है दूरी के स्क्वायर के, R स्क्वायर के, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है कि विद्युत बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है चार्ज के और विद्युत बल इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है 1/r स्क्वायर के, ठीक है, दूरी का जो स्क्वायर होता है उसके। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर तो हम ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो विद्युत बल होता है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो Q1 Q2/r स्क्वायर ऐसे होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2/r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, विद्युत बल का, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का। पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहां से ये फॉर्मूला आया, मैंने आपको ये दिखाया। F बराबर विद्युत बल बराबर आपका K Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है। इस चीज का आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि Q1 और Q2 तो समझ में आ गया, दो चार्ज है, R स्क्वायर भी समझ में आ रहा है हमारे, इसकी दूरी है, F भी समझ में आ रहा है हमारा कि F जो है विद्युत बल है हमारा। मगर जो K है, ये जो जिसको हम नियतांक बोल रहे हैं, जिसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू के लिए आप लोगों को याद रखना है, जो हमारे K की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारे 9 × 10⁹, ठीक है। इसके आगे यूनिट क्या होगा, यूनिट कैसे निकाला जाएगा, ये तो समझ में आ गया, 9 × 10⁹ आ गया। मगर इसके आगे यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम इस K को हम यहीं पे एज इट इज रहने देते हैं और इस R स्क्वायर को इसके ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Q1 और Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है F जो फोर्स होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है हमारा न्यूटन, ठीक है। R स्क्वायर दूरी है, दूरी का क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हमारा जो है
क्या है, चार्ज है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम, तो हम लिख सकते हैं c²। ठीक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन c², तो हम कह सकते हैं k की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलोगे भाई ये जो वैल्यू है ये लिख कहां से दी, डायरेक्ट कहां से आ जाएगी। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, हम हर एक चीज को समझेंगे यहाँ पे, हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ये फॉर्मूला कहां से आया, दो चार्ज थे, उनके बीच की दूरी थी, उनका रिलेशन क्या था, उस रिलेशन से आपका ये फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ समझ में आ रहा था, मगर के समझ में नहीं आ रहा था। तो के के बारे में मैंने आपको बताया कि के की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, और इसका यूनिट कैसे निकाला जाता है, इसका यूनिट ऐसे निकाला हमने। के का ऐसा यूनिट जो होता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विद्युत बल में नियतांक का ऐसा यूनिट बताओ, तो नियतांक का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। मगर अभी एक सवाल हमें परेशान कर रहा है कि 9 × 10⁹ जो है ये वैल्यू कहां से आई, तो इसको भी हम समझेंगे। देखो, इसको समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, के की जो वैल्यू होती है फिजिक्स पे वो होती है 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 ये वैल्यू होती है किस चीज की, के की वैल्यू। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, और ε0 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, ये होती है ε0 की वैल्यू। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, पाई की वैल्यू की पुट करते हैं, तो हमारे के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट होता है वो आप सब जानते हैं, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा किसका, के यानी नियतांक का। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को दो चीजें समझ में आ चुकी हैं। यहां पर आप लोग फॉर्मूला समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी से आएंगे आपके, याद रखना। ठीक है, और के का आप जो फॉर्मूला होता है वो भी आप समझ चुके हैं। के का फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस R को इधर ले जाओ, F² अपॉन Q1 अपॉन Q2। ठीक है, बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत इजी चीजें है। ठीक है, अब आप लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फोर्स वर्क कैसे करता है, ठीक है, ये काम कैसे करता है, और इसमें जरूरी चीज कि इलेक्ट्रिक फोर्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेन चीज तो वही है ना कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो चार्ज होते हैं, जो हमारे चार्ज होते हैं, अगर यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये दोनों चार्ज सेम है, तो जब भी ये दोनों चार्ज सेम होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से भागेंगे, इनका क्या होगा, विकर्षण होगा, विकर्षण। ठीक है, और अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग और अगर ये दोनों चार्ज अलग अलग हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जब ये दोनों चार्ज अलग अलग होंगे तब क्या होगा, तब इनका होगा आकर्षण, यानी ये अट्रैक्ट होंगे, आकर्षण। तो ये आप लोग याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है हमारा, ये आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है। पेपर में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। देखो, आपने जो है पहले कभी पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर M1 है, M2 है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमेशा नीचे की तरफ ऐसे तो खड़े चलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप उड़ते हैं हवा में, ऐसा तो कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी हमें जो है अट्रैक्ट करती है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मगर हमारा ये वाला जो बल होता है, ठीक है, जिस बल की हम बात कर रहे हैं, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, ये हमारा विकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। ठीक, दोनों टाइप का हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, आवेश कैसा है, आवेश दोनों एक सा है या दोनों अलग अलग है, इसी पर डिपेंड करता है कि ये विकर्षण होगा या फिर जो है आपका आकर्षण होगा। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सवाल कराऊंगा इससे रिलेटेड कि इसके सवाल किस किस तरीके के आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करते हैं प्रीवियस ईयर के। कि इलेक्ट्रिक डायपोल की, जिसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, मुझे लगता है कि आप लोग इतने समझदार हैं कि मुझे बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। मैं देखो अकेला यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ सब चीजें, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन सब चीजों में थोड़ा एडजस्ट करना। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत होता है, डायपोल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायपोल का होता है द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है ये क्या कहता है, ये कहता है अनलाइक चार्ज सेम वैल्यू, मतलब चार्ज अलग अलग हो। यहाँ पर है Q1, ठीक है, जो कि प्लस का चार्ज है, और यहाँ पर है Q2, ठीक है, जो कि माइनस का चार्ज है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल में अनलाइक चार्ज प्लस माइनस के चार्ज होने चाहिए और सेम वैल्यू, इनकी वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि दोनों की वैल्यू है 10 कूलाम, इसकी भी 10 कूलाम और इसकी भी 10 कूलाम, दोनों की वैल्यू 10 कूलाम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, अगर दोनों के दोनों यहां पर चार्ज अनलाइक हैं, अलग अलग हैं, और इनकी वैल्यू सेम है, और इनकी जो बीच की दूरी है, मैंने दूरी को मान लिया यहां पर L, दूरी यहां पर L है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो हमारा होता है Q × L, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। मैंने मान लेते हैं कि दोनों यहां पर चार्ज है 10-10 कूलाम का, और इनके बीच की दूरी है यहां पर 5, ठीक है, 5 मीटर इनके बीच की दूरी है। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव जो होगा हमारा वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं यहाँ पे ED लिख देता हूँ इसको, ED इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत ध्रुव होगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हमारा चार्ज कितना है, चार्ज है हमारा 10, और लंबाई कितनी है इसकी, दूरी कितनी है, वो है इसकी 5, तो ये हो जाएगा 50 तो हो जाएगा, मगर इसका ऐसा यूनिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट तो हम जानते हैं चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा कूलाम, और लंबाई जो होती है यानी जो लेंथ होती है, जो दूरी होती है, इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है, 50 कूलाम मीटर। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक डायपोल को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुके हैं। अब 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को रोकें यहाँ पे और कोशिश कीजिए इसको खुद करने की, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है इसको कोशिश करने की, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। एक बार इसको पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में यहाँ दिया है आवेश को 2 गुना कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, आप बताओ, इसको बच्चे गलत कर देते हैं। विद्युत बल किसे कहते हैं आप लोग जानते हो, विद्युत बल का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था इसका K Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला था। ये है मान लो विद्युत बल। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो विद्युत बल होता है उसमें क्या करें इन्होंने, जो आवेश है उसको दुगुना कर दिया, ठीक है, यानी जो हमारा नया F1 है, K तो सेम ही रहेगा, K के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं उसने, ठीक है, K की वैल्यू भी सेम ही रहती है हमारी। इसने बोला जो नया जो है हमारा वो दुगुना कर दिया यहाँ पे, यानी हो जाएगा 2Q1 2Q2 अपॉन, इसने क्या बोला, दूरी को इसने आधा कर दिया, यानी R/2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर F1 हमारा आ जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन, जब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा R²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा F1 बराबर 16K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 इससे जो है हमारा ये कट जाएगा, हम कह सकते हैं कि 16 गुना हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगर हमें ये वाला फॉर्मूला समझ में आ चुका है कि विद्युत बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², तो इस तरीके के कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए हम बहुत ही आसानी से कर देंगे। आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल दे रखा है और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें बोला है इसने अनलाइक चार्ज 20 कूलाम के, ठीक है, 2 अलग अलग चार्ज हैं, मतलब एक चार्ज है आपका 20 कूलाम का पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है आपका नेगेटिव, वो भी 20 कूलाम का है। अनलाइक चार्ज 20 कूलाम एंड डिस्टेंस 20 मीटर, और इसके बीच की दूरी 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसको निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन भी कोई आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आपको शर्त क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा Q × L। Q कितना दे रखा है 20, ठीक है, 20 कूलाम
दूरी कितनी दे रखी है, इंटू 20 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 कूलम्ब मीटर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो राइट आंसर है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में कई सारे पूछे गए हैं और कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते भी नहीं है, ठीक है। बस शर्त है आपको समझना पड़ेगा एक चीज़ को। इसके आगे हम चलेंगे अपना अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, फील्ड का मतलब क्षेत्र, यानी विद्युत जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर 2-3 चीजें पढ़ चुके हैं। विद्युत की उत्पत्ति चार्ज से होती है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं जिसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब ये पॉजिटिव होते हैं तो ये जो है दोनों के दोनों अगर सेम होते हैं तो ये विकर्षण करते हैं, और दोनों अलग अलग होते हैं तो ये आकर्षण करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है और उनके बीच की दूरी कितनी है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल जो होता है उसको निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है जब 2 अलग अलग चार्ज हमारे जिसकी वैल्यू सेम होती है उसमें जब डिस्टेंस जितनी होती है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी गुणा कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाता है। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र का। समझना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चित्र को बाद में दिखाऊंगा। एक ये क्षेत्र है और यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा है। इस चार्ज की जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक इसकी रेंज है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हमको पढ़ना जो है उसमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में परिभाषा नहीं आएगी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा आपका कि विद्युत क्षेत्र में जो लाइनें होती हैं ना, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो जा रही होती हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आजकल क्वेश्चन थोड़ा डीप आ रहा है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र में, आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो चीज है पॉजिटिव है यहाँ पे चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। तो आप यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ये 2-3 चीजों को याद रखेंगे यहाँ पर कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका चार्ज होता है, जो चार्ज का बहाव होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है, जो आवेश का बहाव होता है, वो आवेश जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखोगे ये कहीं भी टच नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं भी टच नहीं कर रहे, देखो, यानी हमेशा क्या होता है जब भी लाइंस निकलेंगी वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। देखो दूर भाग रही है यहाँ से, कितना गैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये शुरू में जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, 2 चीजें। और तीसरी चीज ये होती है कि जितनी ज्यादा लाइन होंगी यहाँ पर वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगी, उतनी ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगी, ठीक है। तो आपको 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली चीज, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ भाव होता है, ये लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये एक दूसरे से दूर चलती हैं। और तीसरी चीज, जितनी ज्यादा लाइन होंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को, डेंस चीजों को दिखाएगा, ठीक है, उतनी ज्यादा डेंस को, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है यहाँ पर दिखाएगा। तो ये आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि एक मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज है। तो 1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज पर लगने वाला बल ही हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या कहलाता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, 1 धनावेश पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, बल हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई कुछ समझ ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो अभी समझेंगे। एक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके 2 चार्ज हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पर 2 चार्ज हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, तो इस Q2 की जगह हम यहाँ पर ले लेंगे 1 कूलम्ब।
एक धनावेश ले लेंगे। अब इस धनावेश पर लगने वाला जो बल है, इसके बीच का जो बल है वही हमारा कहलाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। या मैं इसको अगर आसान भाषा में कहूं तो आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी जो विद्युत बल था हमारा, विद्युत बल का फॉर्मूला हमारा क्या था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था हमारा किसका फॉर्मूला, ये था हमारा फॉर्मूला किस चीज का, इलेक्ट्रिक विद्युत बल का। मगर यहां पर जो फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि Q1 की जगह वैल्यू क्या है, Q2 की जगह जो वैल्यू है वो 1 कूलाम है। जब यहाँ पर हम वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला होता है जहाँ पर हमारा दूसरा चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू 1 कूलाम होती है, वो फॉर्मूला हमारा बन जाता है किस चीज़ का, वही फॉर्मूला होता है हमारा ये विद्युत तीव्रता का। ठीक है, विद्युत तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार थोड़ा सा बड़ा करके। विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा K Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया? मुझे लगता है किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि इसका जो है एक और फॉर्मूला होता है। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं मान लीजिए कि ये आपका जो फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला है आपका K Q अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे एक और चार्ज की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक और चार्ज की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर Q2 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, Q2। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये वाला पूरा फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, ये तो जाना पहचाना सा है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा जाना पहचाना है। किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है विद्युत बल का, विद्युत बल का यानी फोर्स का। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर F अपॉन Q2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि मान लीजिए पेपर में आप लोगों को अगर वहां पर विद्युत बल दे दिया, ठीक है, और एक आपका चार्ज दे दिया, विद्युत बल दे दिया और चार्ज दे दिया, और आपसे बोला कि भाई विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालो, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कैसे निकाले, फॉर्मूला तो हमारा इसमें कहीं से कहीं तक था ही नहीं। मगर इस फॉर्मूले से हम इसके आगे ये बना सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो ये फॉर्मूला तो हमको समझ में आ ही चुका है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है K Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मगर मैं अगर इसमें ऊपर नीचे Q2 की डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, दोनों तरफ कर दिया, तो मेरा नया फॉर्मूला ये बन सकता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और Q2। ये जो चीज है ये मेरी जानी पहचानी है, इसको हम कहते हैं F यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो कह सकते हैं। तो हम अगर विद्युत तीव्रता कहते हैं तो F अपॉन Q2 आ जाएगा हमारा। तो हमारी इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहेंगे हमारी इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, इसको हम E से शो करेंगे। E बराबर, मेरे दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक है हमारा F अपॉन Q और दूसरा फॉर्मूला है E बराबर जो हमारी इंटेंसिटी होती है K Q अपॉन आर स्क्वायर। अब दो फॉर्मूले हमें याद हो चुके हैं, इन दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल आ सकता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लेकर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। यह इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है, देखो E बराबर F अपॉन Q, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। इंग्लिश वालों के लिए समझा देता हूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही जो मैंने आपको बताया कि एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश से जो बल लगाया जाता है, उस बल की तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक धनावेश है और उससे जो बल लगाया जा रहा है, जितनी तीव्रता से बल लगाया जा रहा है, उसी तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और इसके दो फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए वो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि भाई ये समझ लिया, मगर पेपर में क्या आएगा।
हमारा दिमाग बार बार ये कहना चाहिए कि इससे क्या क्वेश्चन पेपर में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। आजकल बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोचिंग सेंटर में पेड कोर्स के नाम पर क्या हो रहा है, वो इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लगता है कि भाई ये बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है तो ये कोर्स अच्छा है। ऐसा नहीं होता। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है, ठीक है। मैंने खुद कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करे, तो बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ो जो पेपर में आ रहा है, जो आपके सिलेबस में है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा भागने के चक्कर नहीं है, इतना पढ़ लो सफिशिएंट है। इसी के अंदर से क्वेश्चन दिखेंगे। जिस दिन पेपर खत्म होगा उस दिन आ जाना वापस, वीडियो पे कमेंट कर देना कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी 10 कूलाम के चार्ज पर विद्युत तीव्रता क्या होगी अगर R जो है वो 10 मीटर है। इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में बताओ, मगर इसको भी पेपर में कर नहीं पाते, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि चार्ज कितना है, किसी 10 कूलाम के चार्ज पर विद्युत तीव्रता क्या होगी अगर जो उसका R है, ठीक है, अगर जो उसकी दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, वो 10 मीटर दे रखी है। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है हमारी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, उसका फॉर्मूला था हमारा KQ/R²। ये जानते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। K का वैल्यू जो होती है वो भी हम जानते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q। चार्ज कितना दे रखा है 10, R कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर। एक 10 से यहाँ कट जाएगा, एक 10 से यहाँ कट जाएगा। हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी कितनी, 9 × 10⁸, ठीक है। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ये चीज़? कोई दिक्कत है किसी को कोई इशू आ रहा है इसमें? अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका हमें ऐसा यूनिट निकालना है, हमें इसका ऐसा यूनिट निकालना है, तो क्या मुश्किल है? क्या मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को इसको ऐसा यूनिट क्या है? अगर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया कि E बराबर E बराबर जो हमारा F होता है, F/Q ये होता है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन। Q का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का होता है कूलाम, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश के टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मगर आप भाषा पे मत जाना, चीज़ों को समझना। भाषा सिर्फ एक बैरियर होती है। चार्ज का मतलब आवेश होता है, ठीक है। फोर्स का मतलब बल होता है। ये बिल्कुल बेसिक भाषा है, ठीक है। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई परेशानी आनी भी नहीं चाहिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है हमारी, जिसको हम विद्युत तीव्रता कहते हैं, विद्युत तीव्रता का जो हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, न्यूटन कूलम, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है, 9 × 10⁸ न्यूटन और नीचे कूलम। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल यानी 100 न्यूटन का जो किसी पर विद्युत बल है, ठीक है, पर चार्ज 20 कूलाम है, 20 कूलाम है, तो विद्युत तीव्रता बताओ। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। इससे सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का यही है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 न्यूटन और चार्ज है 20, ठीक है। तो आपको विद्युत तीव्रता बतानी है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता का एक फॉर्मूला तो ये वाला था, मगर दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था F/Q। F कितना है 100 न्यूटन, ठीक है, और Q कितना है 20 कूलाम, ठीक। तो 20 से कट जाएगा आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलाम। अब आपको समझ में आया मैंने आपको दोनों फॉर्मूले क्यों बताए थे? मैंने इसीलिए आपको दोनों फॉर्मूले बताए थे क्योंकि पेपर में दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है। कभी बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ इतना पढ़ के चले जाते हैं, ये चीजें ये समझते ही नहीं, चीजें ये वाली चीजें जो होती हैं, F/Q कहाँ से आया, क्यों आया, ये कहाँ से आया और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पेपर में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोगों को 4-5 चीजें क्लियर हो होंगी। विद्युत कितने टाइप की होती है, चार्ज कितने टाइप का होता है, आवेश क्या होता है आपका, ठीक है, विद्युत बल क्या होता है आपका, उसके बाद विद्युत फील्ड जो होती है हमारी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। वो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत मुश्किल कुछ नहीं आता। बस आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर कोई मान लो कोई चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है और ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये चार्ज कहीं भी रखा हुआ है अनंत पे, इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, कहीं पे ये चार्ज है और ये इन्फिनिटी, ये जो है आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए जो हमारा कार्य किया गया, इसको उठाकर हमें इस फील्ड में लाना है और इसको लाने में जो भी हमारा कार्य किया गया वो कार्य करवाना ही हमारा जो है वो प्रक्रिया ही हमारी कहलाती है विद्युत विभव, ठीक है। ये हमारा वर्क है, ये हमारी इसकी दूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी किसी यूनिट कोई भी चार्ज है, हमें नहीं पता कितना, किसी यूनिट चार्ज को, ठीक है, अनंत से, जो हमारा अनंत है इन्फिनिटी से, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, इन्फिनिटी अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र, नोट करते रहना भाई, ठीक है, फायदा रहेगा, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, ठीक है, के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाने के लिए जो कार्य किया गया वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसको जो डिनोट करते हैं हम, वो डिनोट करते हैं V से, ठीक है, V से हम इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा KQ/R। एक फॉर्मूला तो हमारा इसका ये होता है कि V = KQ/R, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। और दूसरा फॉर्मूला कहाँ से निकल के आएगा, वो इसकी डेफिनेशन में से, किसी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर किया गया कार्य, मतलब जो भी हमने वर्क किया है एक चार्ज के लिए, जो भी हमने वर्क किया है एक चार्ज के लिए, वही हमारा कहलाता है क्या, विद्युत विभव। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है KQ/R। दोनों फॉर्मूले इसी के हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप पूछोगे भाई इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जो इसका ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होता है, वर्क का हमारा होता है जूल, ठीक है, और चार्ज यानी आवेश का होता है हमारा क्या होता है, कूलाम, ठीक है, जूल/कूलाम, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। वोल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सबसे पहले खोज की थी, जिसने इसके बारे में बताया था, उस महान साइंटिस्ट का नाम था एलसैंड्रो वोल्टा, ठीक है, वोल्टा नाम था साइंटिस्ट का, इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट होता है। तो मैं समझ चुका हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम विद्युत विभव कहते हैं, इसे V से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वो वोल्ट होता है, ठीक। डेफिनेशन क्लियर है। एक यूनिट को इन्फिनिटी से विद्युत क्षेत्र पे लाने के लिए किया गया जो कार्य होता है, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारा विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है, तो ये और भी आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कोई हमारा यहाँ पर हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा एक V है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक विभव है हमारा A और दूसरा विभव है हमारा B, ठीक है, एक विभव है A, एक विभव है B, ठीक। ये विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी विभवांतर निकालना है। विभवांतर क्या होता है, सिंपल है भाई, इसको क्या करना है, अगर इनमें डिफरेंस निकालना है माइनस कर दो, निकल जाए। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है 100 वोल्ट, ठीक है, और ये जो है ये हमारा कितना है, ये हमारा है 20 वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो हमारा जो
VAB जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कितना 80 वोल्ट। सिंपल है। विभवांतर कितना आ गया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा विभवांतर। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो करंट होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है, चार्ज और जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ चलता है, ठीक है, वो किस तरफ चलेगा, हमें किस में से क्या घटाना है ये कैसे पता चलेगा हमें, हमने ए में से बी को क्यों घटाया, बी में से ए को क्यों नहीं घटाया। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो हमारा करंट होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जो हमारा करंट होता है जिसको हम धारा कहते हैं, धारा, ठीक है, जो हमारा करंट होता है वो कहाँ से चलता है, वो हाई से, जो ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू से लो की तरफ, कम वैल्यू की तरफ चलेगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ चलेगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम चार्ज भी कहते हैं, आवेश भी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा कहाँ से चलेंगे, वो लो से चलेंगे हाई की तरफ, ठीक है, हाई, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारा होता है क्या चीज़, विभवांतर। बिल्कुल सिंपल है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि हमारा विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, और जो हमारा विभवांतर होता है, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और ये भी हमारा इसका जो होता है ऐसा यूनिट वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, 10 सेकंड का टॉपिक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें। एक सरफेस के ऊपर अगर जो हमारा विभव था, विद्युत विभव, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब जगह जब सेम होता है, यहाँ पर भी उतना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी इतना है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सरफेस पर सब जगह सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे पृथ्वी है हमारी, ठीक है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो सेम है, सभी जगह जो है विद्युत विभव जो है यहाँ पे सेम है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जितना हमने पढ़ा है, जितना वो सब इंपॉर्टेंट था, उसकी बराबर ये अकेला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा विद्युत धारा होती है, ठीक है। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ कि धारा क्या होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, जो हमारा आवेश होता है उसकी जो दर है, आवेश के चलने की दर जो होती है वही हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। ज़रूरी नहीं है मैं आपको बुक की यहाँ पर लैंग्वेज बताऊँ, ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ के बताऊँ आपको पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। इसको आसान भाषा में समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है आपकी, विद्युत धारा होती है जब आपका आवेश होता है वो किस रेट से, ठीक है, किस दर से आपका जा रहा है, कितनी दर से आपका बह रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। अगर हमारा जो आवेश है उसकी बहने की दर ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो हम कहेंगे करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर उसकी बहने की दर बहुत कम है तो हम कहेंगे कि जो करंट है वो बहुत कम है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक का इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो हमारा एम्पियर होता है, ठीक। तो मैं इसकी एक बार आपको डेफिनेशन तो आप लोगों को बता दिया मैंने। रेट, बहुत देर से मैं हिंदी मीडियम में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम करंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, करंट। तो जो हमारा करंट होता है, करंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में धारा कहते हैं, धारा, ये क्या हो जाएगा हमारा चार्ज, यानी जो हमारा आवेश होता है जिसको हम दिखाते हैं Q से, उसके चलने की जो दर होती है, यानी कितने टाइम में वो कितना चल रहा है, वो कहलाता है हमारा करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, Q/T, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट हो जाएगा हमारा कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। Q जो हमारा आवेश होता है इसका होता है कूलाम, टाइम का सेकेंड होता है, ठीक है। तो कूलाम पर सेकेंड हो गया, और इसी को हम लिखते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, इसी को हम बोलेंगे एम्पियर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है,
यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिखा है, आप लोग बाद में पढ़ सकते हो आराम से, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी ये सारी की सारी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक करंट को, ये विद्युत धारा को जिससे नापते हैं वो हमारा होता है एमीटर, ठीक है। जिस यंत्र से हम नापते हैं उसको हम कहते हैं एमीटर, ठीक। एमीटर जो होता है उससे हम इसको नापते हैं, ठीक है। मगर पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मान लो बहुत ही ज़्यादा कम करंट है, बहुत ही कम करंट है, मान लो करंट है आपका, ठीक है, 1 मिली एम्पियर है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम करंट है, जैसे 10 की पावर -3 एम्पियर इतना करंट है, या 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। एक ये मिली हो गया आपका मिली, ठीक है, ये माइक्रो हो गया। अगर इतना करंट है तो किससे नापेंगे? अगर बहुत ही कम करंट है, बहुत ही हल्का करंट है, तो एमीटर से नहीं नापेंगे, तो हम नापेंगे किससे? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। तो नापेंगे हम गैल्वेनोमीटर से, समझ में आ गया? गैल्वेनोमीटर इस टाइप का होता है कुछ आपका, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है भाई। तो ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर, बहुत ही कम करंट जो होता है उसको नापते हैं गैल्वेनोमीटर से। यहाँ लिखा है एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम एमीटर में। इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। कब? जब कर सकते हैं हम, जब इसमें बहुत लो रेजिस्टेंस का, बहुत ही हल्का प्रतिरोधक अगर हम इसके पैरेलल में लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं। आप बोलोगे कि भाई कुछ समझ नहीं आया, तो समझ आएगा भी नहीं आपको ये वाला टॉपिक। क्यों? क्योंकि अभी आपको जब यही नहीं पता कि पैरेलल क्या होता है, समानांतर क्या होता है, ठीक है, इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है, जब तक ये समझ नहीं आएगा तो आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा कि ये पैरेलल क्या होता है, ये सीरीज क्या होता है, तभी आप लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई अब हमें समझ में आया ये क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि गैल्वेनोमीटर से बहुत हल्का करंट नापा जाता है और गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, मगर उसका एक प्रोसेस होता है जो अभी हम आगे समझेंगे। उस प्रोसेस को समझने के बाद ही आप लोगों को गैल्वेनोमीटर की इसकी पूरी परिभाषा समझ में आएगी। ये हमारा एमीटर होता है जो हमारे करंट को नापता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट में करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको बताना है कि कौन सी धातु ऐसी है जिसकी चालकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 3 एम्पियर की धारा है, यानी करंट कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपका 3 एम्पियर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है करंट का? Q/T। टाइम कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1 मिनट, यानी जो T होगा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 60 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 3A = Q/60 सेकेंड, ठीक है। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180। और जो हमारे Q होता है, Q यानी चार्ज, जिसको दिखाते हैं हम कूलाम में, तो आंसर आ जाएगा आपका 180 कूलाम। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसको आप लोगों को कमेंट में बताना। मैं हट जाता हूँ साइड में थोड़ा सा, ठीक है। आपको कमेंट करना है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसका आंसर पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है और गलत नहीं करना है। मैं आपको पहले बताया हूँ कि इसका आंसर ए नहीं है। बहुत सारे बच्चे ए लगाएंगे, ए नहीं है इसका आंसर। अब इसका आंसर करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा करंट होता है वो करंट भी 2 तरीके का होता है। जो हमारे, एक तो वो करंट होता है जो हमारे घरों में आता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसी और डीसी को समझना। जो दिष्ट धारा होती है हमारी, डीसी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल एक ही फ्लो में बहती है, ठीक है। ये चेंज होता ही नहीं है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसकी आवृत्ति होती है, वो 0 होती है, कभी चेंज ही नहीं होती इसकी आवृत्ति। मगर इसको देखोगे आप, यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा है ये हमारी ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, समय के साथ साथ जो है ये चेंज करती है। तो समय के साथ साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है, जबकि ये समय के साथ चेंज नहीं होती है, सीधी सीधी चलती रहती है। इसमें यही डिफरेंस होता है कि ये समय के साथ चेंज होती है। जो हमारे घरों में आती है, जो लाइट हमारे घरों में आती है, ये आती है हमारे घरों में, जो बिजली आती है वो आती है, वो कितनी होती है? वो हमारी एसी आती है, वो भी आती है हमारी कितनी? 50 हर्ट्ज तक, ठीक है। 50 हर्ट्ज तक, प्लस माइनस इसमें 4% के आसपास रहता है,
3 या 4%, बाकी 50 हर्ट्ज होता है। वोल्टेज देखोगे तो आप 220 वोल्टेज में आती, 220 वोल्टेज में थोड़े बहुत कम बढ़ती होते रहते हैं, मगर हमारे घरों में इतनी लाइट आती है जो हमारी अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है, जबकि दिष्ट धारा जो होती है वो बिल्कुल सिंपल सीधी सीधी रहती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखोगे आप, जो दिष्ट धारा होती है हमारी डायरेक्ट करंट जो होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है हमारी जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, बैटरी इससे चार्ज होती है, कभी भी हमारी घर की लाइट से बैटरी देखोगे आप तो चार्ज नहीं होगी। हमेशा बैटरी या मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हो तो क्या लगाते हो? चार्जर लगाते हो, और चार्जर को मोबाइल में कनेक्ट करते हो। डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मोबाइल में 2 तार लगाए और 2 तार आपने जो है अपने प्लग में लगा दिया और चार्ज हो जाएगा। या हमारा जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर काम क्या करता है? जो हमारे जो बिजली आती है वो इन्वर्टर में जाती है, और इन्वर्टर से जो होती है वो बिजली बदलती है डीसी में, और उसके बाद बैटरी चार्ज होती है। वो हमारे घरों की बिजली होती है, इससे बैटरी चार्ज नहीं होती, इससे बैटरी चार्ज होती है। ये समय के साथ नहीं बदलती, ये समय के साथ बदलती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ साथ जो होती है वो चेंज होती है। अगर हम पूछते हैं दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक डीसी है। सबसे ज़्यादा खतरनाक दिष्ट धारा है। दिष्ट धारा ऐसी है कि अगर आप पकड़ लोगे तो पकड़े ही रह जाओगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन ही नहीं हो रहा। एक बार जो चिपक गया वो चिपक ही जाएगा बस। ठीक है, तो जो बैटरी वगैरह होती है इसका करंट ऐसा होता है, जिसके बाल अगर नहीं खड़े होते, ठीक है, मेरे तो फिलहाल खड़े हैं मगर मेरे इससे नहीं खड़े हुए, ठीक है, मगर जिसके बाल खड़े करने में प्रॉब्लम होती है वो एक बार इसको टच करके देखो, सारे बाल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो ये मजाक की बात थी, ट्राई मत कर लेना, बहुत खतरनाक होता है ये वाला। ठीक है, जो हमारे दिष्ट धारा होती है। मगर अल्टरनेटिंग जो करंट होता है, जो घरों की जो बिजली आती है, इसमें 1% चांस रहता है कि अगर टच हो भी जाता है तो कभी ऊपर गया है बहुत तेज करंट लगेगा, मगर जब नीचे आएगा तो वो पीछे की तरफ झटका मार देगा, छोड़ भी देंगे, क्योंकि एक तरफ ऊपर जा रहा है मगर फिर ये कम भी तो होता है। जब कम होता है तो फिर इसको छोड़ देंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है आपका। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो हमारी एसी होती है, ठीक है, जिसको हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं, इसको हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं, बहुत दूर तक। ठीक है, दूर तक। ठीक, दिल्ली से मेरठ जाना है, मुरादाबाद जाना है, हापुड़ जानी है, तो यहाँ तक अगर हमें भेजना है तो हम अल्टरनेटिंग करंट को भेज सकते हैं। मगर जो हमारा डीसी करंट होती है, जो हमारा दिष्ट धारा होती है, ये दूर तक नहीं जा सकती। ठीक है, दूर तक ये नहीं जा सकती। ये बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं इसमें। पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, एसी और डीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें एक डिफरेंस और आता है कि इसकी जो दिशा होती है, दिशा, ठीक है, इसका दिशा और परिणाम चेंज नहीं होता। ये आप लोग याद रखोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, एक डिफरेंस और लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है आपका एसी, ठीक है, इसका जो दिशा होती है और परिणाम, ठीक है, दिशा और परिणाम, परिणाम जो है, परिणाम बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, और जो हमारा डीसी होता है, डीसी, इसमें दिशा और परिणाम जो होता है, दिशा परिणाम, वो क्या रहता है? वो सेम रहता है, वो चेंज ही नहीं होता, सेम होता है। ठीक है, एक डिफरेंस आप लोग ये भी याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट आप एक चीज और याद रखोगे कि जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, उस बिजली को जो कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वो काम कौन करता है? वो इन्वर्टर करता है। डीसी को एसी में चेंज करने का काम इन्वर्टर करता है, और हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो हमारा रेक्टिफायर करता है। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या क्या चीज़ होती है, किस किस तरीके से ये वर्क करती है। करंट की जो भी थ्योरी बताई है वो यहाँ पे लिखी है, एसी के बारे में, डीसी के बारे में। ठीक है, और इसका जो एम्पियर होता है वो जान चुके हैं। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, जो हमारा करंट होता है उसको हम आई से जो है वो डिनोट करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, ओम का जो नियम होता है, ओम का जो लॉ होता है। जो एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने ये नियम बताया था। उन्होंने ये बताया था कि मान लो कि कोई आइटम है, ठीक है, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, और मतलब कोई तार है, किसी भी चीज़ को मान लो कोई पदार्थ है, उसके अंदर, ठीक है, चार्ज बह रहा है। उसकी ना तो कोई लंबाई बड़ी करते हैं, ना चौड़ाई बड़ी करते हैं, ना जो है उसके ताप में परिवर्तन आता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल
अगर किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, अगर कोई भी चेंज नहीं आता, उसकी भौतिक अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता, उसकी लंबाई में, उसके ताप में, उसके दाब में, तब हमारा क्या काम करता है, तब हमारा ओम का नियम ये कहता है कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा करंट के। जो हमारा वोल्टेज होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होंगे करंट के। कब? जब हमारे भौतिक बदलाव में कोई, मतलब भौतिक चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब हमारा वोल्टेज जो होगा वो होगा किसके बराबर, वो होगा हमारा करंट के बराबर। और जब हम इस साइन को हटाएंगे यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एक हमारा कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम R, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि जो R है, ये R की वैल्यू क्या होती है, ये R है क्या। इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि अगर किसी तार के अंदर से करंट बह रहा है, ठीक है, तो उस करंट को रोकने की क्षमता किसकी कितनी ज़्यादा है। जिस तार में से, जिस चीज़ में से करंट कम बहेगा, ठीक है, करंट कम फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसकी करंट को रोकने की क्षमता ज़्यादा है, यानी उसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें से करंट कम बहेगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जिसमें से करंट बहुत तेज़ी से बहेगा उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, प्रतिरोधकता कम है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे तांबे के जो तार होते हैं या सिल्वर के जो तार होते हैं, इसमें से करंट बहुत तेज़ बहता है, यानी करंट को नहीं रोक पाते ये, तो इनकी जो प्रतिरोधकता है, जो रोकने की क्षमता है, वो काफ़ी कम है, ठीक है, सिल्वर की और तांबे की, इन सब की। मगर इसके अलावा जो लकड़ी है, जो कांच है, जो प्लास्टिक है, इसमें करंट बहता ही नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनकी जो प्रतिरोधकता है, जो इनका जो रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर हम यहाँ इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ये V बराबर IR है, तो हम कह सकते हैं कि R बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V अपॉन I, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो V यानी जो हमारा वोल्टेज होता है, इसका हमारा तो जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है, और जो I होता है, जो करंट होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया आपका, जो ऐसा यूनिट होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओम, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे है। इसका जो साइन है कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्टोपस की तरह देखने में होता है साइन, ठीक है, जो पहले कभी कार्टून आता था ऑसवर्ल्ड का, उसकी तरह, ठीक। तो ये एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ओम जो होता है इसको ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक लेटर होता है। तो ये जो होता है ओम हमारा, ये किसके लिए ऐसा यूनिट होता है, इस रेजिस्टेंस का। इस R का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है ओम हमारा। अब हमारा ओम का नियम जो होता है वो काम कहाँ करता है, या फिर अगेन मैं आपको हर बार सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का पहला सवाल होना चाहिए कि पेपर में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। आते हैं तो किस टाइप के आते हैं, नहीं आते तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर छोड़ो फिर, ठीक है। मगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट आप लोग जान चुके हैं, ओम है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ भी है, मैं इसकी PDF आपको बाद में दे दूंगा, आराम से देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया, R बराबर V अपॉन I होता है, ठीक है। 1 ओम की वैल्यू कितनी होती है, 1 ओम की वैल्यू आपकी होती है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, ये हमारी 1 ओम की जो होती है वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। जो हम R जो पढ़ रहे हैं अभी, हमने देखा यहाँ पे जो एक R है, वो R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। और ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किस पदार्थ में कितनी ज़्यादा क्षमता है कि वो किस करंट को, जो करंट बह रहा है, जो धारा है, उसको कितना रोक सकता है, ठीक है। या रेजिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता है, उस प्रतिरोधकता क्षमता को हम कैसे नाप सकते हैं। तो आप लोग याद रखोगे, जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, लंबाई के। जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है लंबाई के। कैसे, जैसे जैसे आप लंबाई को बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाते चले जाओगे वो करंट जो होगा थोड़ा सा हल्के जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक तार है, उस तार में से हम करंट को बहाते हैं और यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक तार को ले जाते हैं,
ठीक है। तो करंट कितना तेज जाएगा, और यहाँ से लेकर 10 मीटर दूर तक ले जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, जो तार बहुत लंबा होगा, उसमें से करंट जो जाएगा उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू किसकी तुलना में, जिसकी लंबाई कम है। अगर तार की लंबाई कम है, लेंथ कम है, तो उसमें से करंट जल्दी से फ्लो हो जाएगा, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। और अगर तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है तो करंट उसमें से भी जाएगा, मगर उसमें से छोटे वाले तार के कंपेरिजन में थोड़ा सा हल्के हल्के जाएगा, ठीक है। तो यानी जो लंबाई होती है, लंबाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। मान लीजिए ये तार है इस तरीके से, ये आपका एक तार है, ये इसकी ये लेंथ है, लेंथ, और ये इसका एरिया है, ठीक है, एरिया। जो तार होता है, तार जैसे मान लीजिए ये तार है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, और आप देखोगे ये तार गोल होता है, गोल, ठीक है। बेलन कितना होता है, जैसे बेलन होता है हमारा बेलन, ठीक है, बेलन में वाला बेलन नहीं कह रहा, घर वाला जो बेलन हमारा मैथ्स में यूज होता है, सिलेंडर, उसकी तरह होता है। तार देखा है आपने, यहाँ से गोल होता है और ऐसे करके लंबा होता है। तो एक तो इसकी लेंथ होती है, जैसे हमारा सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे होता है तार हमारा, इसके ऊपर ये एरिया होता है, ये इसकी लेंथ होती है, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हैं, जो एरिया होता है ना, एरिया, जो इसकी जो गोलाई होती है, तार की जो गोलाई होती है, उसके साथ कैसा रिलेशन होता है। आप मुझे खुद बताओ कि जो ज़्यादा जो करंट होता है, तेज़ करंट, क्या बिल्कुल पतले तारों में बह सकता है? जो बहुत तेज़ करंट होता है वो पतले तारों में बहता है या मोटे तारों में? आप खुद बताओ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे कि जो मोटे तार जो होते हैं उसमें से ज़्यादा करंट बहता है, ठीक है। मोटे तार जो होते हैं उसके अंदर से ज़्यादा करंट बहता है, और जो पतले तार होते हैं उसके अंदर से करंट जो होता है वो कम होता है। आपने देखे होंगे रेलवे के पास जो है जो तार लगे होते हैं या बिजली के जो तार होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर से करंट बहुत ज़्यादा बहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोटे तार होते हैं जिसका एरिया ज़्यादा होता है, अगर उसके अंदर से करंट ज़्यादा बह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें करंट को रोकने की क्षमता कम है, ठीक है। क्योंकि करंट ज़्यादा निकल रहा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम होगी, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, करंट जितना बह रहा है इसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे करंट बहुत तेज़ी से निकल रहा है उसमें जो है रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें बहुत हल्के हल्के निकल रहा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो मोटे तारों में बहुत तेज़ी से निकलता है जिसका एरिया ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, जो हमारा एरिया होता है उसके। जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट बहेगा और रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा आर होता है वो क्या होता है हमारा L/A, ठीक है। L/A इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। रेजिस्टेंस में हमें एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है आप देख सकते हैं, डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, लेंथ के साथ, और रेजिस्टेंस का इनडायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, जो इसका एरिया होता है उसके साथ। यानी अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L/A, और हम जब इस चीज़ को हटाएंगे, यहाँ पर जब इक्वल का साइन लगाएंगे, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी इस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, यहाँ पर जो है हमारे पास एक रो आ जाएगा, रो, ठीक है, रो L/A। ये रो क्या है, ये रो का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये जो है इसका एरिया है। अब इसमें जो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है, जो इसके अंदर प्रतिरोधकता होगी, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, उसी को जो है हम रो बोलते हैं। ये हमारा है प्रतिरोधकता का साइन, ठीक है, प्रतिरोधकता, रोधकता, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपकी रेजिस्टिविटी जो होती है, ठीक है। ये आर हमारा रेजिस्टेंस है और जो रो है, ये वाला साइन जो आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रतिरोधकता का है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पर हमारा जो रो है, अगर इसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी इसका अगर हम निकालना चाहते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि रो RA/L ये हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसका ऐसा यूनिट हमारा ओम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओम, ठीक है। और एरिया जो होता है, एरिया का होता है हमारा मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर, और एल का हमारा होता है मीटर, तो नीचे मीटर आ जाएगा, इससे कट जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोधकता होती है, उसका हमारा आ जाएगा यहाँ पर ओम मीटर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ओम मीटर। ओम मीटर जो है हमारा आ जाएगा रो का, यानी रेजिस्टिविटी का। यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमने एक चीज इसमें देख ली कि लंबाई से क्या फर्क पड़ता है, एरिया से क्या फर्क पड़ता है। इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा आर होता है, इसका रिलेशन हमारा जो है तापमान से भी होता है, तापमान से। ठीक, तापमान से क्या रिलेशन होता है कि जब भी तापमान इंक्रीज होता है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप सभी जानते हैं जैसे गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारे जो तार होते हैं उनकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, और सर्दियों में जो होता है टेम्परेचर कम होता है तो तार आपने देखे वो सिकुड़ जाते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी लंबाई यानी लेंथ लंबी हो जाती है, और जब लेंथ लंबी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का लंबाई के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसीलिए तापमान बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब इसके आगे इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं। ठीक, दो तरह के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि मान लो कि यहाँ पर कोई तार है, इस तार की अगर डायरेक्टली लंबाई बढ़ा दी जाती है, मान लो इस तार की लंबाई बढ़ा दी जाती है, लेंथ जो है यहाँ पर लेंथ को दुगुना कर दिया जाता है, तो इसके रेजिस्टेंस पर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक, ये तो सिंपल है बड़ा। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो 1 थी और यहां से इन्होंने 1 और बढ़ा दी, अब जो है इसकी लेंथ जो है टोटल कितनी कर दी, 2 कर दी। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ अगर किसी सब्सटेंस की जो है कोई आइटम ऐसा है, किसी का मटेरियल का, उसकी लंबाई को दुगना कर दिया गया है, तो बताओ उसकी जो प्रतिरोधकता है, जो प्रतिरोध है, उसमें जो रेजिस्टेंस है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि R बराबर जो होता है क्या होता है, रो L अपॉन A। इसमें इन्होंने कुछ नहीं करा, सिंपल क्या करा है, लंबाई को दुगना कर दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब लंबाई को दुगना कर दिया तो L की जगह हम यहाँ पे 2L रख देंगे, तो हमारा नया जो R1 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रो 2L अपॉन A। बाकी सब कुछ सेम है, एरिया बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें क्या चेंजेस आ गया, यहाँ पे जो R है वो कितना हो गया, वो 2 गुना हो गया आपका, 2 गुना, तो बिल्कुल 2 टाइम्स हो गया। बिल्कुल सिंपल है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। दूसरे क्वेश्चन आपके आते हैं कि मान लो एक तार है, ठीक है, इस तार की लंबाई दी हुई है, मान लो इन्होंने 3 मीटर, ठीक है, और ये इसका एरिया है। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि इसको जो है खींचकर लंबा किया है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इसको खींचकर, पिघलाकर लंबा किया। उन्होंने क्या बोला, सिर्फ लंबाई नहीं बढ़ाई, इसको पिघलाकर जो है लंबा किया। तो जब पिघलाकर लंबा करेंगे तो ये लंबाई तो इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, मगर अगर आप ध्यान से देखोगे जो इसका आयतन होगा, आयतन वो जो आपका एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। देखो इसका जो एरिया है वो पहले से कम हो गया। ठीक है, एरिया कम हो गया, मगर इसको खींचकर जो लंबा किया है तो लंबाई तो बढ़ गई, एरिया कम हो गया। मगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो आयतन है, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम तो बिल्कुल समान ही है। इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं मैथ्स के एग्जांपल से। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये आपका जो तार होता है, तार वो आपका बेलन की तरह है। ठीक है, बेलन की तरह होता है। ये देखो तार है, ये लंबाई है और ये गोलाई है। जैसे मैथ्स में जो बेलन होता है उसी की तरह हमारा तार दिखने में होता है। तो ये जो है इसका जो क्या होता है, ये एरिया होता है, जिसको हम पृष्ठ क्षेत्रफल जो बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर जो आपका क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा एल होता है। अगर हम इसके आयतन की बात करते हैं, अगर हम यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आयतन, ठीक है, आयतन जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं वी, ये कितना होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे ए रख सकता हूँ कि यहाँ पर ए आ जाएगा, ए, और एच की जगह एल लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसका जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम वो कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए एल रहता है, मैं ये कह सकता हूँ। अब इस तार को कितना भी लंबा खींच देते हैं या पिघला देते हैं, ठीक है, अगर इसको कितना भी खींच देते हैं वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। हो सकता है कि इस तार को मैंने खींच दिया, इतना लंबा कर दिया, यहाँ पे ये तार की लंबाई तो बढ़ गई, ठीक है, मगर जो इसका एरिया था, देखो एरिया कम हो गया, एरिया, मगर इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, इसका v बराबर ए एल है तो इसका जो v होगा वो भी ए एल के बराबर होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है
वो हमको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक, देखो हम एक चीज जानते हैं यहाँ पर, हमें फॉर्मूला इसका याद है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। अगर मैं इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह एल की मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह एल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, नया फॉर्मूला मेरा बन जाएगा रेजिस्टेंस का रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल। ठीक है, रो एल स्क्वायर अपॉन ए बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा नया फॉर्मूला। ठीक, अब एक चीज आप याद रखना, ये ए एल जो है ये मेरा क्या आ गया, यही तो मेरा वॉल्यूम था वहां पे, यही वॉल्यूम था, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी तार को पिघलाकर कितना भी लंबा कर दो, मगर ये जो रहेगा वो सेम रहेगा। आप बोलोगे भाई ये समझ नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स देन रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय, अगर 3 गुना जो है लंबाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिरोध जो है वो कितना बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि 3 गुना अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध जो है वो कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें डायरेक्ट क्या बोल रहा है, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके आर रो एल अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसने बोला कि 3 गुना लंबाई को बढ़ा दिया गया। ठीक, इसमें यहां पर इसने ये कहीं भी नहीं दिया कि पिघला कर या खींच कर, ठीक है, बस सीधा बोला है कि लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया, यानी ये बोलना चाह रहा है कि लंबाई जो है यहाँ पर कितना आ गई, 3 रो एल अपॉन ए। ठीक, तो यानी जो हमारे रेजिस्टेंस है वो भी कितना बढ़ गया, वो भी 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो सिंपल आंसर है 3 गुना बढ़ जाएगा। मगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर इज स्ट्रेच्ड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेच्ड, मतलब खींच कर उसको लंबा किया गया 3 गुना, हाउ मेनी टाइम्स विल द रेजिस्टेंस बी। अब इसमें क्या बोला है, तार को खींचकर जो है 3 गुना बढ़ा दिया गया है, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका कि तार को खींचकर बढ़ा दिया गया है, तो उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, उसमें हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल। ठीक है, रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल दूसरा वाला फॉर्मूला था, क्योंकि इसमें क्या होगा, अब इसमें जो वॉल्यूम रहेगा वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगा। जो नया हमारा R1 होगा, इस R1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रो L कितना इंक्रीज कर दिया, L 3 गुना इंक्रीज कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 स्क्वायर, मगर जो एरिया था वो तो बिल्कुल ठीक सेम रहेगा, AL। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 रो AL हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, ये इसका 9 गुना हो गया। ठीक, 9 गुना इंक्रीज हो गया जब इन्होंने 3 गुना खींचकर बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 टाइम्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और बहुत हद तक ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस की, यानी चालकता की। ये चालकता क्या होता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस जो होता है उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। जैसे प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी चार्ज को या करंट को रोकने की क्षमता क्या होती है, उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। मतलब किस में से कितना अच्छा करंट जो है फ्लो करता है, जिस वायर में से, जिस मटेरियल के अंदर से जितना अच्छा करंट फ्लो करेगा, हम कहेंगे कि उसकी इतनी अच्छी चालकता है, उतना अच्छा कंडक्टेंस है। इसको हम जी से शो करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, और कंडक्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 1/R। आर की वैल्यू आप जानते हैं, आर को हम जो है ओम करके लिखते हैं, ओम। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कंडक्टेंस इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। कंडक्टिविटी क्या होता है, चालकता, ये आपका रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टिविटी जो होती है वो आपकी रेजिस्टिविटी, वहां पर क्या था रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंडक्टिविटी का। ठीक है, कंडक्टिविटी का हो जाएगा 1/, ये जो रो होता है 1/ रेजिस्टिविटी। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कंडक्टिविटी बराबर 1/ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमारा क्या था, जो प्रतिरोधकता थी। प्रतिरोधकता का क्या था, हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट था ओम मीटर, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये होता है आपका किस चीज का,
यह होता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कंडक्टिविटी का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस की प्रतिरोध में हमें दो चीजें पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वाला जिसको हम समांतर संयोजन कहते हैं। तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कोई करंट बह रहा है, तो इस तरीके के जो हमारे साइन आते हैं ये होते हैं हमारे रेजिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए ये R1 है और इसमें हमने आगे चल के एक और इस तरीके का साइन बना दिया, यानी यहाँ पर हमने R2, ये यहाँ पे करंट जा रहा है और इसमें हमने दो रेजिस्टेंस R1 और R2 लगा दिए। हमने एक ही सीरीज में लगाए हैं, एक ही लाइन में लगाए हैं, तो उसको बोलते हैं सीरीज में। इसी लाइन में अगर लगे हैं दोनों रेजिस्टेंस तो ठीक है। मगर क्या इसमें करंट बह पाएगा, क्या इसमें करंट फ्लो कर पाएगा? बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाएगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। ये अभी खुला है सर्किट, इसको हमें बंद करना पड़ेगा, और बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करने के लिए हमें यहाँ पर एक अपना वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ये सर्किट बंद हो चुका है, अब इसके अंदर हमें यहाँ पर जो है, हमने यहाँ पर एक आई यानी करंट को फ्लो कराना स्टार्ट किया, ठीक है। जब हम करंट को फ्लो कराएंगे एक सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तब हमें एक चीज याद रखना है कि एक सर्किट के अंदर जब हमारा करंट फ्लो करेगा तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि इसमें जो करंट होगा वो करंट पूरे सर्किट के अंदर हर जगह पर जो है जो करंट होगा, करंट वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। करंट सेम रहेगा, पहली चीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है। और जब भी हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक के बारे में पढ़ते हैं तो प्रतिरोधक के बारे में पढ़ने में हमें एक नियम है जो हमें याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, पेपर में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किरचॉफ के जो नियम हैं वो क्या होते हैं। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, ये दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। पहला नियम जो होता है फर्स्ट लॉ, जिसको हम KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, ये करंट लॉ है। और दूसरा हमारा KVL होता है जिसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझो, पेपर में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि बताओ सीरीज के अंदर जो होता है जब रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो उसमें कौन सा लॉ काम करता है, हुक लॉ, ठीक है, या फिर आपका ओम्स लॉ या फिर किरचॉफ लॉ। तो आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस में और पैरेलल में जब हम बात करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में यानी श्रेणी क्रम में और समांतर में, तो हमारे किरचॉफ के जो नियम है ये काम करते हैं। पहला हमारा जो नियम होता है वो किरचॉफ का करंट लॉ है और दूसरा हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, ठीक है। तो पहला किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि एक सर्किट के अंदर जितना हमारा आई आता है, जितना करंट आता है, जितना करंट स्टार्टिंग से आता है, तो जो आउटगोइंग होता है जब बाहर निकलता है वो भी आई होता है, ठीक है। जितना, ऐसा नहीं है कि बढ़ जाए या घट जाए, जितना करंट हमारा स्टार्टिंग से जाएगा लास्ट में हमारा सर्किट में उतना ही करंट निकलेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यह है करंट का, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में आपको न्यूमेरिकल के साथ कि कैसे इसको करना होता है, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करो। KCL क्या बताता है, सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको कि किरचॉफ का पहला नियम जो होता है वो करंट से रिलेटेड होता है, और जो दूसरा नियम होता है वो वोल्टेज से यानी पोटेंशियल डिफरेंस से होता है। दूसरा नियम हमें ये बताता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल जो हमारा डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये क्या रहता है, ये रहता है आपका जीरो, ठीक है, जीरो। तो आप लोगों को किरचॉफ लॉ में दो चीजें समझनी है। एक तो इसके दो नियम होते हैं, पहला करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज का नियम। पहला नियम ये बताता है कि जितना करंट आता है उतना ही जाता है, और दूसरा नियम हमें ये बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में जीरो रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज समझनी है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो इसके आगे का चीज जो रहती है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली चीज तो आपको क्या रखनी है कि इस तरीके से जो है सीरीज में बनता है, ये आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सीरीज में, ठीक है, इस तरीके से लगाए जाते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि करंट जो रहेगा वो यहां से चलेगा, ये सेम रहेगा, और करंट यहाँ पे सेम रहेगा। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि किरचॉफ के जो दो नियम हमने बताए थे, KCL और KVL, वो हमारा सीरीज में हमारा लगता है KVL, ठीक है, KVL, क्योंकि हमारा करंट तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, मगर जो KVL है वो ये बताता है कि V जो है, V यहाँ पर और यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो V जो होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 और V2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस V2,
ठीक है, ये हमारी V की वैल्यू हो जाएगी। सीरीज कॉम्बिनेशन के जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे वो पूछेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि एक सर्किट है और इसमें इतने ज्यादा आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी इसको R इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है, R इक्विवेलेंट जब भी करेंगे तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर करंट सेम रहेगा, I में तो कोई चीज चेंज ही नहीं आ रही, तो हमेशा आप लोगों को सीरीज में क्या करना है, जितने भी सर्किट लगाए होंगे उसको प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 हैं तो R1 और R2, R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 प्लस R2, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा होता कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं दो, उनकी एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 10 है और टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, 5 और 10 दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका R इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई। बहुत आसान है, सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान आते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती, ठीक है, सीरीज के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा जो रह गया है, अब हमारा रह गया है कि एक हमारे पैरेलल जो होते हैं, पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए, पैरेलल सीरीज क्या होती है और पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल कितने टाइप के आते हैं। पैरेलल के बाद हमारा जो नेक्स्ट रह जाता है, नेक्स्ट, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरीके से जो हमारे ये बनाए जाते हैं पूरे कलर्स के जो हमारे वायर होते हैं, इसकी क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पावर, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे 3 से 4 टॉपिक रह जाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर के बारे में, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स, तारों के बारे में, तारों के कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो डायोड वगैरह होते हैं उसके बारे में, उसके बाद मैग्नेटिज्म के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे वो क्वेश्चन, और उसके साथ आपका पैरेलल वाला, पावर वाला और बाकी के जो टॉपिक है, 1-2 टॉपिक रह जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2 वीडियो के अंदर आपकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कहीं से कहीं तक आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे 100%। पहले मैं आपके डाउट कराऊंगा और उसके बाद जो उस वीडियो को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।